जाता है, कोशिका वाला पादप कोशिका में भी और जंतु कोशिका में भी। अब क्या है, ये एक बहुत ही सरल कोशिकाएं होती है। इसमें होता क्या है, तो बाहरी आवरण तो होता है कोशिका का, क्योंकि एक कोशिका जो आकृति जो कोशिका होती है उसको सबसे पहले सुरक्षा। दोस्तों, मैं हूं आनंद सर और आपका स्वागत करता हूं एग्जाम पाठशाला पे। आज का दौर बहुत ही कठिन है, खासकर प्रतियोगिता परीक्षा में। और यहाँ तो देखा जाए तो हर रास्ते पे कंपटीशन है, चाहे जहाँ भी हो। तो बहुत सारे आदमी अपनी मंजिल पे निकलते नहीं हैं, क्योंकि उसे डर है कि अपनी मंजिल तक पहुँच ही नहीं पाऊंगा। लेकिन हकीकत ये भी है कि मंजिल पर तो वही पहुँचता है जो घर से पहला कदम बढ़ाता है मंजिल की तरफ। तो मजरू सुल्तानपुरी साहब भी इसी पर लिखे हुए हैं कि मंजिल तो मिल ही जाएगी भटकते ही भटकते, गुमराह तो है जो घर से निकलते ही नहीं। तो आप सभी घर से निकलिए, अपनी मंजिल को बढ़िए। हम आपको वहां तक पहुंचने में मदद करेंगे, क्योंकि मेरे पास भी काफ़ी अच्छा अनुभव है। मैं ट्रेन मैनेजर के पोस्ट पे जॉब कर रहा हूं और बहुत सारे एग्ज़ाम में निकाला हूं। और अभी मैं ऑनलाइन यूट्यूब पे आ रहा हूं। इससे पहले मैं मुगलसराय में कोचिंग में पढ़ाता था, जो भी थोड़ा समय मिल जाता था। अब मैं ऑनलाइन पढ़ाऊंगा और अपने दोस्तों, साथियों, स्टूडेंटों को मदद करूंगा। आप भी आइए, जुड़िए। और मैं अभी एक महत्वपूर्ण चैप्टर बायोलॉजी का कोशिका चैप्टर में पढ़ाऊंगा, जो एग्ज़ाम के पर्पज से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और हर एग्ज़ाम में एक न एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन पूछा ही जाता है। और इसके बाद भी कई चैप्टर हैं, जो हर चैप्टर को मैं क्रमवाइज पढ़ाऊंगा। और उम्मीद करता हूं कि जितना भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा शायद और न छूटे, क्योंकि अपना ये मेरा निजी अनुभव है। तो आइए हम स्क्रीन पे चलते हैं। यह है कोशिका और उसकी संरचना। कोशिका हमारे शरीर का सबसे सूक्ष्मतम भाग है, वहां से जहां से जीवन पनपता है, और एक ऐसा इकाई जो स्वतंत्र रूप से अपना क्रियाकलाप कर लेता है, उससे हम कोशिका कहते हैं। अर्थात कोशिका जीव शरीर का सबसे छोटा और कार्यात्मक इकाई है। और हमारा शरीर या जीव शरीर कोशिका के मिलने से ही बना है। तो कोशिका की सबसे पहले खोज किसने किया था? तो रॉबर्ट हुक महोदय सबसे पहले 1665 ईस्वी में कोशिका की खोज किया था, और उसे कोशिका के खोज का श्रेय भी दिया जाता है। उसने सबसे पहले कॉर्क पे अध्ययन कर रहे थे, मृत कॉर्क, उसको काट करके जब अध्ययन कर रहे थे तो देखा कि इसमें छोटे छोटे मधुमक्खी के छत्ता में जैसा जो होल रहता है, जैसा छोटा छोटा कोष्ठक होता है, उस प्रकार का कोष्ठक था। और उसने कहा उसे कोष्ठक मतलब सेल मतलब होता है घर, और सेल होता है लैटिन शब्द होता है। तो कोष्ठक मतलब सेल मतलब कोष्ठक, कोष्ठक मतलब घर, अर्थात एक कमरा का नाम दिया। और इसी प्रकार जो है उनको रॉबर्ट हुक महोदय को सेल का खोजकर्ता कहा गया। तो रॉबर्ट हुक महोदय 1665 ईस्वी में कोशिका की खोज की। बिल्कुल। अब क्या है, तो सेल अंग्रेजी में होता है सेल। सेल मतलब कोष्ठक या कमरा। अब कुछ दिनों बीता तो चूंकि ये मृत कोशिका का खोज किया। किस कोशिका का? तो मृत कोशिका। ये पूछा जाता है कि मृत कोशिका का खोज किसने किया और जीवित कोशिका का खोज किसने किया। कुछ समय आगे आया तो 1674 ईस्वी में लीवेनहॉक महोदय सूक्ष्मदर्शी की सहायता से सूक्ष्म जीवाणु का अध्ययन कर रहे थे। तो सूक्ष्म जीवाणुओं का अध्ययन करने के क्रम में उसने जीवित कोशिका पे अध्ययन किया और जीवित कोशिका का खोज किया। तो लीवेनहॉक महोदय को, अर्थात लीवेनहॉक महोदय को जीवित
कोशिका का खोजकर्ता कहा, कोशिका का खोज किए और वो मुख्य रूप से जीवाणु पर अध्ययन कर रहे थे। फिर कुछ समय बीता और बहुत सारे वैज्ञानिक बायोलॉजी में कोशिका से संबंधित रिसर्च करते रहे, जिसमें रॉबर्ट ब्राउन साहब केंद्र की खोज किया, पुरकंजे साहब जीव द्रव्य के बारे में अध्ययन किए। एवं प्रकार बहुत सारे वैज्ञानिक रिसर्च कर रहे थे। तो उसी क्रम में एक वैज्ञानिक आए जो इंग्लैंड के रहने वाले थे और स्लाइडन साहब थे वो, और वो स्लाइडन साहब पादप वैज्ञानिक थे। उसने भी पादप पर रिसर्च करते हुए कोशिका पर रिसर्च किया और एक समझ पैदा किया। साथ ही एक और वैज्ञानिक थे स्वान साहब। वो स्वान साहब जर्मनी के वैज्ञानिक थे और ये जंतु वैज्ञानिक थे और जंतु के कोशिका पर रिसर्च कर रहे थे। उसी क्रम में ये भी अपना कुछ मत प्रकट किए और स्वान साहब और स्लाइडर साहब दोनों अपने मत को एक मिला करके दुनिया के सामने अपना समझ लाया कोशिका के संबंध में, और कोशिका के संबंध में अपना जो मत दिए उसी कोशिका के विचार को, मत को कोशिका सिद्धांत के नाम से जाना गया। तो ये क्या है? स्लाइडिन साहब, स्लाइडिन और स्वान महोदय, ये दोनों वैज्ञानिक साहब क्या किए? तो कोशिका का सिद्धांत, कोशिका का तो क्वेश्चन पूछा जाता है विज्ञान में कि कोशिका का सिद्धांत किसने दिया था। तो 2-3 वैज्ञानिक का नाम अलग अलग ऑप्शन में डाल दिया जाएगा और एक में डालेगा कि कोई नहीं। तो हमेशा कोशिका का सिद्धांत के बारे में पूछेगा तो बताएंगे कोशिका का सिद्धांत किसने दिया? स्वान एवं स्लाइडेन ने दिया। उसके देश के बारे में तो नहीं बताता है, लेकिन अगर पूछ दिया जाए तो स्लाइडेन महोदय जो है वो कहाँ के रहने वाले हैं? तो इंग्लैंड के, और स्वान महोदय कहाँ के रहने वाले हैं? तो जर्मनी के। और स्वान महोदय जंतु वैज्ञानिक थे और स्लाइडेन महोदय पादप वैज्ञानिक थे। अब सवाल यह है कि इसने अपना समझ क्या रखे। तो उसने समझ रखा कि कोशिका क्या है। तो कोशिका किसी भी जीव का कार्यात्मक और संरचनात्मक इकाई है। सभी कोशिका, सभी जीव शरीर जो है कोशिकाओं से मिलकर बना है। सभी कोशिका अपना कार्य स्वतंत्र रूप से कर लेता है। ये 3 चीजें जो है कम से कम ये दिए। एक हो गया कोशिका सिद्धांत में क्या है? कोशिका सिद्धांत, कोशिका सिद्धांत एक दिए कि सभी जीव शरीर कोशिकाओं का बना हुआ है। दूसरा दिया है कि कोशिका शरीर का संरचनात्मक और संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है। कोशिका जीव शरीर का सबसे छोटी और संरचनात्मक इकाई है। तीसरा भी दिए उसने, फैला हुआ सभी जीव शरीर कोशिकाओं का बना हुआ है। कोशिका जीव शरीर का सबसे छोटी कार्यात्मक और संरचनात्मक इकाई है। तीसरा दिया कि सभी कोशिकाएं अपना जीवन यापन, अपना यह कार्यकलाप स्वतंत्र रूप से पूर्ण करता है।
सभी कोशिका अपना कार्य स्वतंत्र रूप से करता है। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, एक और दिए थे स्वतंत्र से करता है। अब आगे फिर एक वैज्ञानिक महोदय आए और वीर चाव महोदय आए। वीर चाव साहब ने कोशिका के विभाजन पे काम कर रहे थे, तो उसने देखा कि एक कोशिका दो कोशिकाओं में टूट गया और वो जीवित है, यानी एक मातृ कोशिका दो संतति कोशिकाओं को जन्म दिया, फिर वे दो कोशिकाएं फिर दूसरी और कोशिकाओं को जन्म दिया। इस प्रकार इसने देखा कि कोशिका अपने माता या अपने पिछले वाले जो पूर्ववर्ती कोशिकाओं की देन है, पूर्ववर्ती कोशिकाओं से ही बना है। तो इसने एक और जोड़ दिए इसमें कोशिका सिद्धांत में, और बन गया ये कि नई कोशिका अपनी पूर्ववर्ती कोशिका से उत्पन्न हुआ है। नई कोशिका अपने पूर्ववर्ती कोशिका से पूर्ववर्ती कोशिका के विभाजन से बनता है। यह हो गया कोशिका सिद्धांत, जो वैज्ञानिक ने बताया, समाज को दिया, और बहुत सारे विज्ञानी उस पर फिर अध्ययन कर रहे थे। सवाल यह है कि हमारे जीवन में कोशिका का महत्व क्या है। बिल्कुल हमारे जीवन में कोशिका का महत्व है, क्योंकि सबसे पहली बात, हमारे शरीर की जो बढ़ता है, वृद्धि होता है, किसके कारण होता है? कोशिका के कारण। जब कोशिका की संख्या बढ़ती है तो कोशिका वृद्धि होती है। अब जो कोशिका की संख्या, जो जितने बड़े जीव होंगे उसमें कोशिका की संख्या है उतनी ज्यादा होगी। कुछ जीव एक कोशिकीय होता है, कुछ जीव बहुकोशिकीय होता है। एक कोशिकीय जीव में एक कोशिका होता है और बहुकोशिकीय जीव में बहुत सारे असंख्य कोशिका होता है। एक और चीज हुआ कि जब ये कोशिका सिद्धांत आया तो एक चीज पर ये कोशिका सिद्धांत लागू नहीं होता था। जीवाणु पर हो जाता था, बड़े जीवों पर हो जाता था, लेकिन एक होता था वायरस। यही वायरस जो 2020 में पूरा विश्व लेवल पे तबाही मचा दिया था, और इसे कोविड के नाम से जानते थे, और वही कोविड वायरस था और पूरे संसार को में तबाही मचा दिया था। चूंकि इसकी एक अपनी विशेषताएं होती है कि ये अलग से, अगर किसी जीव से अलग है तो अपना विकास नहीं कर सकता है, अपना जो है वृद्धि नहीं कर सकता है, अपना डेवलप नहीं कर सकता है। ये सारे का सारे अपना डेवलप किसी जीव में परपोषी नहीं कर सकता है। तो ये कोशिका क्या होता है? कोशिका पूर्ण विकसित, इसमें पूर्ण विकसित जो है कोशिका नहीं होती है वायरस में। इसमें क्या होता है? तो आरएनए या डीएनए, तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि वायरस में क्या पाया जाता है, तो आरएनए या डीएनए का न्यूक्लिक अम्ल पाया जाता है। इसमें क्या पाया जाता है? एक आरएनए या डीएनए का एक न्यूक्लिक अम्ल पाया जाता है। तो क्या है इसमें? तो आनुवांशिक गुण हो गया। और कोशिका में जो एक और था कि कोशिका का अपना आनुवांशिक गुण होता है जिसमें डीएनए होता है। अब आगे देखिए, दूसरा इसका ये करिए कि इसका जो एक आवरण होता है, कठोर आवरण होता है, उस आवरण को हम कैप्सिड बोलते हैं। किसका? वायरस। वायरस के चारों ओर कैप्सिड, चारों
और जो आवरण होता है उसको कैप्सिड कहते हैं। अर्थात तो कैप्सिड का बना होता है। दूसरी बात, तीसरा है कि वायरस स्वतंत्र रूप से अपना वृद्धि या प्रजनन नहीं कर सकता है जब तक वो किसी जीव में जाकर के अपना जगह न बना ले। वायरस कर सकता है। तो ये वायरस के बारे में हमको जानकारी रखना है कि पहला, वायरस में एक न्यूक्लियिड अम्ल होता है या आरएनए होता है जो उसका आनुवांशिक क्रिया के लिए जरूरी है। तीसरी बात, वायरस के चारों ओर एक आवरण होता है, वो कैप्सिड का होता है। और ये पूछा जाता है कि आवरण किसका बना होता है? कैप्सिड का बनता है। जिस प्रकार और आगे चलेंगे, वायरस किसी जीव के कोशिका के अंदर जाकर ही वृद्धि और प्रजनन करता है। वो स्वतंत्र रूप से अगर कहीं पड़ा हुआ है तो सालों साल रह जाएगा, मरेगा नहीं, लेकिन क्या होगा, वो वृद्धि नहीं कर पाएगा। इसीलिए वायरस को वृद्धि के लिए शरीर के अंदर आना जरूरी है। इसीलिए हम देखते थे कि जब कोविड का समय आया तो सोशल डिस्टेंस का दायरा बढ़ाया गया। चूंकि अगर किसी के सांस से कुछ निकल रहा है, वो अगर नीचे पड़ गया, किसी जमीन पे है, तो वृद्धि नहीं करेगा। लेकिन अगर पुनः शरीर में प्रवेश कर गया तो फिर से वो वृद्धि करना शुरू कर देगा और कोशिका को डैमेज करना शुरू कर देता है। अब आगे हम आते हैं तो अब सवाल यह है कि जब कोशिका के बारे में पढ़ना है तो कोशिका के प्रकार होता है। कोशिका दो टाइप का होता है, एक प्रोकैरियोटिक कोशिका, दूसरा यूकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं क्या होता है? तो प्रोकैरियोटिक कोशिका बहुत ही सरल कोशिका होता है। उसमें कोशिकांग का जो डेवलप कोशिकांग है उसका अभाव होता है। जैसे इसमें राइबोसोम, ठीक, इसका माइटोकॉन्ड्रिया, जो दोहरी झिल्ली का माइटोकॉन्ड्रिया, अर्थात दोहरी झिल्ली वाला जो भी कोशिकांग है उस सब का अभाव होता है। केंद्रक नहीं होता है, केंद्रक झिल्ली नहीं होती है, केंद्रिका नहीं होती है, ये सारे सबका अभाव होता है। जबकि ये यूकैरियोटिक कोशिका जो होता है, यूकैरियोटिक कोशिका में के अंदर सारा कोशिकांग डेवलप होता है, दोहरी झिल्ली वाला होता है, न्यूक्लिक अम्ल होता है, डीएन होता है और आरएनए पूर्ण विकसित होता है। ये सारा चीज विकसित होता है। कोशिकाएं होती है, कोशिका में जो केंद्रक होता है वो केंद्रक होता है, केंद्रक के चारों ओर झिल्लियां होती हैं। इस प्रकार ये एक मतलब पूर्ण विकसित कोशिका होती है। अब देखते हैं कोशिका के प्रकार। प्रोकैरियोटिक कोशिका, दूसरा हो गया यूकैरियोटिक कोशिका, यूकैरियोटिक कोशिका। ये प्रोकैरियोटिक कोशिका क्या होता है? सबसे पहले नील हरित शैवाल और जीवाणु में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? तो जीवाणु में, नील हरित शैवाल में, ठीक है। उसके बाद माइकोप्लाज्मा में, ठीक है। अब क्या है, ये एक बहुत ही सरल कोशिकाएं होती है।
इसमें होता क्या है, तो बाहरी आवरण तो होता है कोशिका का, चूंकि एक कोशिका जीव होता है, लेकिन उसके अंदर का जो कोशिका में होती है डीएनए, वो केंद्रक में नहीं होता है। डीएनए तो होता है, डीएनए या आरएनए तो होता है, लेकिन अंदर नहीं होता है, एक न्यूक्लियिक अम्ल के रूप में है। न्यूक्लिक अम्ल अम्ल के रूप में होता है, और कोशिका के बाहर ही जो कोशिका द्रव, इसमें केंद्रक नहीं होता, केंद्रक नहीं होता। जब केंद्रक नहीं होगा तो केंद्रक झिल्ली भी होगा। केंद्रक झिल्ली नहीं होगा, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होगा, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होगा, अर्थात ये सारा चीज नहीं होता है। लेकिन जब हम यूकेरियोटिक कोशिका के बारे में करते हैं, तो यूकेरियोटिक कोशिका जो पूर्ण विकसित जीव होते हैं, बड़े जीव होते हैं, सारे में यूकेरियोटिक कोशिका ही होता है। अब इसमें क्या क्या होती है, तो सबसे पहले तो आरएनए डीएनए पूर्ण विकसित होता है। आरएनए डीएनए पूर्ण विकसित एवं केंद्रक में होता है, केंद्रक में। ठीक, दूसरी बातें हैं, उसमें सुविकसित क्या होता है, तो केंद्रक होता है। सुविकसित केंद्रक होता है। केंद्रक में न्यूक्लिक अम्ल होता है, केंद्रक का जो न्यूक्लिक रस होता है, यह होता है। माइटोकॉन्ड्रिया होता है, लाइसोसोम होता है, माइटोकॉन्ड्रिया। इस माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, राइबोसोम, ये सारा चीज में अवेलेबल होता है, यानी ये पूर्ण विकसित कोशिका का रूप है, पूर्ण विकसित कोशिका का रूप है। अब आगे हम देखते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, इसके प्रकार केंद्र में सुविकसित अगर केंद्रक है तो केंद्रक झिल्ली भी होगा, और जो भी झिल्लीदार कोशिकांग होता है ये सारे होता है। तो केंद्रक झिल्ली की बात करते हैं, केंद्रक झिल्ली, झिल्लीदार झिल्लीदार कोशिकांग, ये सारा उपस्थित होता है। अब आगे आते हैं हम कि कोई यूकेरियोटिक कोशिका की संरचना की बात करते हैं, इसको मैं आगे चलता हूं। अब यह है यूकेरियोटिक कोशिका की संरचना। संरचना, तो यूकेरियोटिक संरचना की बात करेंगे तो सबसे पहले उसके माप की बात करते हैं, तो कितना बड़ा होता है, कैसा माप होता है। तो यूकेरियोटिक कोशिका का माप जो होता है 0.5 माइक्रोन से लेकर के 20 माइक्रोन तक का उसका माप हो सकता है। कितना माप हो सकता है, तो इसका जब माप की बात करेंगे तो 0.5 माइक्रोन से 20 माइक्रोन तक
माइक्रोन, 20 माइक्रोन तक हो गया। अब यह है कि सबसे छोटा, सबसे बड़ा और सबसे लंबा क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। ये तो जनरल कॉम्पिटिशन में इसकी माप के बारे में तो मैं नहीं देखा हूं, शायद नहीं पूछा जाता है, लेकिन 3 चीजें आपको नोट कर लेना है मन में। सबसे छोटा कोशिका, सबसे लंबा कोशिका और सबसे बड़ा कोशिका। तो याद रखिए, सबसे छोटा कोशिका माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम का पाया जाता है, जो जीवाणु होता है। सबसे बड़ा कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा या ऑस्ट्रिच का अंडा का पाया जाता है। सबसे लंबा कोशिका जो है तंत्रिका तंत्र का कोशिका होता है। और ये तीनों क्वेश्चन भर भर के एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए ये आप तो माइंड में ये रख लीजिए, याद कर लीजिए या फिर लिख लीजिए। तो हम ये लिखते हैं कि सबसे छोटा कोशिका, सबसे छोटा कोशिका, ठीक। तो इसमें लिखिए माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम, गैलीसेप्टिकम। आपको गैलीसेप्टिकम नहीं भी याद रखेंगे तो माइकोप्लाज्मा अगर याद रख लेते हैं तो आपका एग्जाम का काम हो जाएगा। दूसरा है सबसे बड़ा, तो थोड़ा पेन बदल दूं तो सबसे बड़ा कोशिका, तो ऑस्ट्रिच या शुतुरमुर्ग के अंडे, यानी ऑस्ट्रिच का तो ऑस्ट्रिच का अंडा, ये 170 mm का होता है। अब सबसे लंबा कोशिका की बात करेंगे, सबसे लंबा कोशिका तो तंत्रिका तंत्र की कोशिकाएं सबसे लंबा कोशिका होता है। तंत्रिका तंत्र कोशिका कितना होता है, तो 90 cm का होता है। अब आगे की जब बात करेंगे तो हम देखेंगे कि उसकी आकृति क्या होती है। तो आकृति में जो है तो विभिन्न प्रकार की आकृति होती है, कोई एक प्रकार का कोशिका की आकृति नहीं होती है। तो एक हो गया, मान के चलिए छड़ आकार का, कौमा आकार का, सिलेंडर आकार का, या अनियमित हो गया। तो हम इस प्रकार के कई प्रकार के रूप होते हैं, कई आकार के होते हैं। तो अगर छड़ आकार की बात करते हैं तो कभी कभी पूछ देता है कि छड़ आकार के कोशिका कौन सा होता है, तो वेसिलस कोशिका आकार, तो विभिन्न आकार का होता है, जिसमें हम लिखते हैं एक छड़ आकार का, छड़ आकार तो बेसिलस कोशिका जो होता है, बेसिलस का कोशिका क्या होता है, छड़ आकार का होता है। कौमा प्रकार का होता है, कौमा आकार का। तो ब्रीवियो कौमा। अमीबा का जो होता है अनियमित आकार होता है, अमीबा की कोशिका। अब इसी प्रकार जाएंगे तो सिलेंडर आकार का भी कोशिका होता है। तो सिलेंडर आकार की कोशिका कौन होता है, तो जो हम जाइलम और फ्लोएम की कोशिका जो ये पेड़ में देखते हैं, जो जाइलम जो पानी का ट्रांसपोर्ट करता है, ऊपर नीचे पहुंचाता है,
और फ्लोएम में जो भोजन का वो संवहन होता है वो कोशिका जो होता है सिलेंडर आकार का कोशिका होता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे कोशिका के भाग। ये तो क्या हुआ, कोशिका के प्रकार था। अब कोशिका के भाग, कोशिका कितने भाग होते हैं, तो अब हम आपको लेके चलते हैं कोशिका के भाग। आप इस ढंग से पढ़ेंगे, आप एक एक क्वेश्चन को तोड़ तोड़ के पढ़ रहे हैं, और जब इस प्रकार से पढ़ेंगे तो उम्मीद रखिए कि कोई भी क्वेश्चन आपको छूटने की संभावना नहीं, और माइंड में बिना रटे ही आ जाएगा आपको। अब कोशिका के भाग की बात करते हैं तो एक होता है पहले पादप कोशिका, और मैं पढ़े हैं पहले कि पादप कोशिका और जंतु कोशिका। तो पादप कोशिका और जंतु कोशिका में क्या अंतर देखते हैं, अपने हाथ को छू के देखिए, पलपलाहट होता है, थोड़ा क्या है ये मुलायम होता है। अब किसी पेड़ को जाके छू के देखिए, पौधे को हाथ देखिए, हाथ छिल जाएगा, पूरा कठोर लगेगा, टाइट लगेगा। तो दोनों का लगभग जो जिद एक चीज हो, तो बहुत सारा चीज एक ही होता है, लेकिन एक चीज अंतर होता है, कोशिका में कोशिका भित्ति होती है और जीव द्रव्य होता है। और जीव द्रव्य में भी जाएंगे तो हम कई सारे चीज का हम उसमें अध्ययन करेंगे। तो पहले कोशिका के भाग के बारे में दो भाग में बांट देते हैं। एक हो गया कोशिका भित्ति, इसको हम कहेंगे सेल वॉल। कोशिका भित्ति का अगर अंग्रेजी में नाम बोलते हैं तो सेल वॉल कहेंगे। दूसरा हो गया जीव द्रव्य, जीव द्रव्य अंग्रेजी में कहेंगे तो प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म के बारे में आगे अध्ययन करेंगे। पहले हम अध्ययन करते हैं कोशिका भित्ति, क्योंकि सभी पादप कोशिका में कोशिका भित्ति अनिवार्य होता है। कुछ नील हरित शैवाल में भी कोशिका भित्ति होता है, लेकिन सारे पादप की जब बात करेंगे तो हम कोशिका भित्ति अनिवार्य है। और ये जो है जीव द्रव्य, ये दोनों में पाया जाता है, कोशिका वाला पादप कोशिका में भी और जंतु कोशिका में भी। लेकिन कोशिका भित्ति केवल और केवल पादप कोशिका में पाया जाता है। अब सबसे पहले यह है कि कोशिका भित्ति क्या होता है। तो चूंकि अगर ये मान के चलिए एक कोशिका है और ये कोशिका चारों ओर से झिल्ली से घिरा हुआ जो मुलायम है, जिसके बारे में बाद में बात करेंगे, लेकिन इसके बाद चारों ओर भी एक झिल्लीदार होता है, झिल्ली होता है, और एक दीवार की तरह होता है जिसको हम कोशिका झिल्ली के नाम से जानते हैं, कोशिका भित्ति के नाम से जानते हैं। कोशिका भित्ति ये क्या होता है, ये किसका बना होता है, तो सेलुलोज का। और क्वेश्चन भर भर के पूछा जाता है कि कोशिका भित्ति का निर्माण किससे हुआ होता है। तो क्या होता है, कोशिका भित्ति से किसका बना होता है, सेलुलोज का। किसका बना होता है, सेलुलोज का निर्माण, इसका सेलुलोज से निर्मित होता है। और सेलुलोज भी पेक्टिन का बना होता है। अगर और डिटेल में जाएंगे तो उसमें पेक्टिन भरा होता है। अब पेक्टिन से सेलुलोज का निर्माण होता है तो उसमें नहीं जाएंगे, लेकिन कोशिका भित्ति का निर्माण सेलुलोज से होता है। अब सवाल यह है कि कोशिका भित्ति कैसा होता है। कोशिका भित्ति बहुत ही कठोर होता है और वो क्या करता है, पेड़ पौधे के जो आकृति पर जो कोशिका होती है उसको सबसे पहले सुरक्षा करता है। उसको जानवरों ने खाने का जो डर रहता है तो उसको सुरक्षा करता है और आधार प्रदान करता है। कोशिका भित्ति पेड़ पौधे या पादप कोशिका के लिए आधार प्रदान करता है। और उसका बाहर वाला भाग जो होता है वो निर्जीव होता है। कैसा होता है, तो निर्जीव। और पेड़ पौधे का जो कोशिका होता है उसके स्राव से बना होता है, तो लिखना नहीं, जो श्रावित पदार्थ होता है उसका बना होता है, निर्जीव होता है, मेन रूप से आपको देखना है। और ये क्या करता है, कोशिका को आकार प्रदान करता है। आकार प्रदान करता है, सहारा भी प्रदान करता है,
ये सारे चीज आप जो कोशिका भित्ति में जो देखेंगे जो महत्वपूर्ण चीज है। अब सवाल है ये प्राणी कोशिका में नहीं पाया जाता। ये दो चीज आप याद रखिए कि ये सिर्फ पादप कोशिका में पाया जाता है, प्राणी कोशिका में नहीं पाया जाता है। अब हम चूंकि जब कोशिका भित्ति के बारे में पढ़ा दिए हैं तो दूसरा भाग था जीव द्रव्य। ये जीव द्रव्य पादप कोशिका और जंतु कोशिका दोनों में पाए जाते हैं। क्या है ये? पादप कोशिका और जंतु कोशिका दोनों में ही पाया जाता है। केवल कोशिका भित्ति पादप कोशिका में पाया जाता है और जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। अब यह जीव द्रव्य है क्या? तो जीव द्रव्य कोशिका भित्ति के बाद जो भी चीज होता है वो सभी जीव द्रव्य में आ जाता है। अब जीव द्रव्य को भी हम कई भागों में बांट सकते हैं। एक हो गया कोशिका झिल्ली, एक हो गया कोशिका द्रव्य, उसके बाद हो गया केंद्रक। तो इस ढंग से हम उसको बांट के फिर उसके बाद कोशिकांग हो जाता है बहुत सारे। तो जीव द्रव्य के बारे में हेक्सले महोदय जो वैज्ञानिक थे वो अध्ययन करते हुए उस पर अपना स्टेटमेंट दिया और उसने बोले कि जीव द्रव्य किसी भी जीव का भौतिक आधार है या जीवन का भौतिक आधार है। हेक्सले महोदय, हेक्सले महोदय ने कहा जीव द्रव्य किसी भी जीव का भौतिक आधार है या जीवन भी बोल सकते हैं, जीवन का भौतिक आधार है। अब पुरकुंजे साहब जब अध्ययन कर रहे थे तो पुरकुंजे साहब ने बोला कि जीव द्रव्य का नामकरण किया, बहुत अध्ययन किया उस पे। तो उसने क्या किया? पुरकुंजे क्या किए? तो जीव द्रव्य का नामकरण किए। तो दो वैज्ञानिक हो गए, एक कौन सा हो गए? एक हो गए हेक्सले महोदय, दूसरा पुरकुंजे जो जीव द्रव्य के बारे में उनका योगदान है। एक तीसरा वैज्ञानिक साहब हुए वो हो गए मोशले महोदय। के बाद मैक्सवेल ने जीव द्रव्य का सिद्धांत प्रस्तुत किए थे। अब हम इससे थोड़ा से सुल्ज महोदय क्या किए थे? तो जीव द्रव्य का सिद्धांत दिए थे। तो इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार या जीवों का भौतिक आधार क्या है? तो सबसे पहले कहेंगे जीव द्रव्य। और ये स्टेटमेंट किसने दिया था कि जीव द्रव्य जीवों का या जीवन का भौतिक आधार है? किसने कहा था? या जीव भी कह सकते हैं या जीवन भी कह सकते हैं। जीवन का भौतिक आधार, जीवन का भौतिक आधार। जीव द्रव्य का सिद्धांत, ठीक है। तो जीवन या जीव का या जीवन का, सो थोड़ा ध्यान दे दीजिएगा। अब आगे आते हैं तो इसमें क्वेश्चन पूछ देगा। और यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जीव द्रव्य का नामकरण किसने किया था? तो जीव द्रव्य का नाम किसने किया था? तो पुरकुंजे साहब या पुरकुंजे महोदय ने इसका नामकरण किया था। अब आगे चलते हैं हम। जीव द्रव्य को हम तीन भागों में बांट देंगे। एक, इसकी जब हम भाग करेंगे तो एक पहला भाग देंगे हम कोशिका झिल्ली, दूसरा हम देंगे कोशिका द्रव्य, तीसरा हम देंगे केंद्रक।
अब हम बहुत डीप में जा रहे हैं, जहां से क्वेश्चन भर भर करके जो है एग्जाम में पूछा जाएगा। और आप अगर मेरी बात सुन भी लेते हैं तो ज्यादा चांस है एग्जाम में आप क्वेश्चन को हल कर देंगे और बना देंगे और अपनी मंजिल के बहुत करीब पहुंच जाएंगे। तो कोशिका द्रव्य की बात कीजिए, कोशिका द्रव्य। अब सवाल है, कोशिका झिल्ली क्या है, कोशिका द्रव्य क्या है, केंद्रक क्या है, तो हम आगे बताएंगे। तो पहले आपको हम एक बार ले चलते हैं कोशिका पे, पहले अपना बना कर दिखा देते हैं वैसे ही, फिर देखते हैं। ये हो गया, इसके अंदर एक केंद्रक हो गया और इसको बोलेंगे हम कोशिका झिल्ली। ये बीच में क्या हो गया, ये केंद्रक हो गया और इसके अंदर जो है ये जो क्रोमेटिन की तरह जाल की तरह बना हुआ है, क्रोमेटिन जो है ये डीएनए का भाग है, या मतलब ये कह सकते हैं कि आनुवांशिक पदार्थ है। इसके अंदर जो है ये कोशिका के अंदर कोशिका द्रव्य पाया जाता है, कोशिका द्रव्य। और इसी कोशिका द्रव्य के अंदर जो कोशिकांग पाया जाता है, लाइसोसोम, गोल्गी काय, एंडोरेटिकुलम, ठीक है। इसके बाद है आपका ये लाइसोसोम हो गया, राइबोसोम हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया। ये सारे कोशिकाएं क्या है इसके अंदर पाया जाता है, जिसका हम आगे विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। और हम आपको कोशिका का डायग्राम भी लेंगे, उसके तहत भी हम आपको समझाएंगे। लेकिन अब हम कोशिका की बात करते हैं, तो कोशिका झिल्ली के बारे में हम जान गए, हल्के स्तर पर केंद्रक के बारे में जान गए, केंद्रक के बीच में जो है इसके बारे में जान गए, जो कोशिका द्रव्य कहते हैं। और हम सवाल यह है कि कोशिका झिल्ली की जब बात करेंगे तो कोशिका झिल्ली होता कैसे है, संरचना क्या है, ये किससे निर्मित है। तो कोशिका झिल्ली है क्या, यह एक लचीला है, क्या है, लचीला, मुलायम और झिल्ली कोशिका को घेरे हुए जो चारों ओर से रहता है, पूरे द्रव्य को, केंद्र को सारे जो घेर के अंदर रखता है, उसको हम कोशिका झिल्ली कहते हैं। यह लचीला होता है, मुलायम होता है, साथ ही यह एक अर्ध पारगम्य झिल्ली होता है। अर्ध पारगम्य यह होता है कि कुछ को लेगा अंदर, कुछ पदार्थ को, और कुछ पदार्थ को बाहर फेंकेगा, यानी निकालने की शक्ति। सारे पदार्थ को अंदर नहीं लेगा, सेलेक्टिव, कुछ ही को, जो अंदर में कोशिका के अंदर जिस पदार्थ की आवश्यकता होगी वो बाहर से लेगा। कोशिका के अंदर जो अवशिष्ट बन चुका होगा, अवशिष्ट पदार्थ, उत्सर्जित पदार्थ, उसको कोशिका के बाहर। तो इसीलिए बोलते हैं यह एक अर्ध पारगम्य झिल्ली है। दूसरी बात, यह दोहरी झिल्ली है, एक बाहर वाला झिल्ली होता है, एक अंदर वाला झिल्ली होता है, तो दोहरी झिल्ली। लेकिन एक वैज्ञानिक महोदय ने बताया कि ये तीसरी झिल्ली भी होता है। जो अंदर वाला जो भाग होता है उसको तीसरी बोल देते हैं, लेकिन हम सब पढ़ते हैं दूसरी, दोहरी झिल्लीदार होता है और अंदर में गैप होता है, या जो भी पदार्थ है अंदर में भरा होता है। तो अब सवाल यह है कि झिल्ली क्या है, तो कोशिका के चारों ओर का आवरण, या कोशिका द्रव्य क्या कहेंगे, कोशिका द्रव्य को चारों ओर से घेरने वाला क्या हो गया, आवरण हो गया, राइट। दूसरा क्या हो गया, यह कैसा है, लचीला और मुलायम है। कैसा है, लचीला और मुलायम। आगे क्या है, अर्ध पारगम्य झिल्ली है। एक बात याद रखिएगा, अर्ध पारगम्य, हाँ तेरी गड़बड़ा रहा है।
अर्धपारगम्य झिल्ली है। तीसरी बात क्या हो गई इसमें, दोहरी झिल्ली है। इतना चीजें हो गया। अब थोड़ा सा और कर देते हैं, दोहरी झिल्ली हो गया, इतना बनावट हो गया। अब थोड़ा सा इसमें एक और चीज है कि बाहर से जो है पारगम्य कैसे, सेलेक्टिव रूप से बाहर से पारगम्य होता है। क्या होता है, सेलेक्टिव। तो अब आगे बात करेंगे, तो थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब यह है कि ये जो निर्मित किससे है, ये पूछा जाता है कि जिस प्रकार ये पूछा गया है जाता है कि कोशिका भित्ति किसका बना हुआ था, इसी प्रकार पूछा जाता है कि कोशिका झिल्ली किसका बना होता है। किसका निर्मित होता है, तो कोशिका झिल्ली बना होता है प्रोटीन और लिपिड। लिपिड हम वसा को बोल सकते हैं, क्या है, लिपिड हो गया वसा। तो प्रोटीन और वसा का ये क्वेश्चन पूछा जाता है, दिमाग में रख लीजिए कि कोशिका झिल्ली किसका बना होता है, तो लिपिड और प्रोटीन का बना होता है। बहुत अच्छा। और इसके बारे में ज्यादा क्वेश्चन तो नहीं पूछा जाएगा, ये जहां तक मैं समझ रहा हूं। अब क्या है, अब आगे की बात करते हैं। तो हम कोशिका द्रव की बात करते हैं। कोशिका द्रव, ये केंद्रक और कोशिका झिल्ली के जो बीच का जो एंजाइम होता है, जो द्रवित पदार्थ होता है, कोशिका झिल्ली और केंद्रक के बीच का तरल पदार्थ, कितना क्या हो गया, तरल पदार्थ, तरल पदार्थ, उसको क्या बोलेंगे हम, कोशिका द्रव बोलेंगे। और कोशिका द्रव के अंदर ही सारे कोशिकांग होते हैं, अभी जो बताया था राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, etc। अब सवाल यह है कि कोशिका द्रव है वो निर्मित किसी और चीज होता है, उसमें बहुत सारा चीज होता है जिसके बारे में विस्तृत अगर पढ़ना होगा तो हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन हम एग्जाम के पर्सपेक्टिव से ज्यादा अंदर तक नहीं जाना पसंद करेंगे, बल्कि हम देखेंगे एग्जाम में क्या पूछा जाता है। तो सबसे पहले इसके अंदर क्या पाया जाता है, तो जल पाया जाता है। और क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोशिका द्रव में या कोशिका में कितना % जल पाया जाता है, तो यानी कि पानी। कितना, कोशिका का 90 से 92%, 90 से 92% क्या होता है, पानी होता है। इसके बाद प्रोटीन, दूसरा स्थान आता है प्रोटीन का, कितना % है, तो 7%। ये दो चीज आप अपने माइंड में रख लीजिए, और क्वेश्चन बार बार पूछा जा सकता है और पूछा जाता है कि पानी कोशिका का कितना भाग है, कितना % है, तो 90 से 92%, जो भी 90 हो या 92 जो भी दे दीजिएगा। प्रोटीन है 7%। इसके अलावा भी बहुत सारे चीज पाया जाता है जिसके बारे में मैं थोड़ा सा डिटेल्स लिख देता हूं। एक हो गया वसा, जिसको हम लिपिड भी बोल सकते हैं। इसके बाद हो गया कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट वही तो ग्लूकोज होता है, या ये बोल सकते हैं ग्लूकोज, क्योंकि अंततः तो ऊर्जा तो ग्लूकोज से ही मिलेगी। ठीक है। इसके बाद हार्मोन या एंजाइम बोल सकते हैं। एंजाइम, हार्मोन, यूरिया,
etc बहुत सारे चीजें होता है और ये सब कोशिका द्रव में पाया जाता है। कोशिका द्रव के अंदर पाए जाने कोशिकांग के बारे में अब हम विस्तृत चर्चा करेंगे।